नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। कल हमने इसका बेसिक क्लास खत्म किया ना। क्या क्या पढ़े थे? विद्युत धारा, साथ में अनुगमन वेग, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसको याद रखना। I विद्युत धारा, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रवाही, और ए मतलब क्षेत्रफल, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। याद है? इतना बस याद रखना। संबंध पेपर में बहुत ही कम पूछा जाता है, दोनों में संबंध बताइए कर, लेकिन जो उसका व्यंजक है दोनों में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, सॉरी विद्युत धारा और अनुगमन वेग, वे बहुत काम आएगा। अगला टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व करंट डेंसिटी होता क्या है? देखो, कोई भी चालक तार है, चालक तार में धारा प्रवाहित होगा। अब धारा प्रवाहित हो रहा है तो एकांक क्षेत्रफल में जितना धारा प्रवाहित होता है उसी को हम कहते हैं धारा घनत्व। समझ में आया? किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व। समझ में आया? कोई भी चालक तार है, चालक तार में क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। अब उसके एकांक क्षेत्रफल में लेना है, मतलब प्रत्येक क्षेत्रफल, एकांक मतलब प्रत्येक क्षेत्रफल, हर एक क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होगा उसी को क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। समझ में आया? जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी लाइटें लगी है ना, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा होगा, तो एक क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होता है वही धारा क्या कहलाता है? धारा घनत्व। समझ में आया? और इस क्षेत्र जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसके मार्ग में हमने कोई रुकावट डाल दिया वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। उसी के बारे में जानना है। फिलहाल अभी धारा घनत्व का टॉपिक समझ में आया। किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर है? तो इसका सूत्र बना पाएंगे क्या? सूत्र बन पाएगा? धारा घनत्व दर्शाते हैं जे वेक्टर धारा घनत्व को। किसमें प्रवाहित हो रहा है बताओ? किसमें प्रवाहित कर रहे हो? एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। ये बनेगा किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर? इसका ये हो गया जे वेक्टर। आई की जगह क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं क्या? कल पढ़िए आई इज इक्वल टू, तो आई का मान क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है ना। आई का मान निकालें क्यू बटे टी। याद आया? एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा, बटे में क्या है? ए। जे वेक्टर क्या मिल जाएगा? क्यू अपॉन ए टी। ये भी मिल सकता है क्या? इसका मात्रक पता कर सकते हो? कैसे निकलेगा? आई का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आई मतलब धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर से दर्शाएंगे। ए मतलब क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणित चौड़ा यूज करते हो, तो मीटर गुणित मीटर बनकर क्या हो जाता है? मीटर का स्क्वायर। इसकी राशि, अच्छा एक तो विमीय सूत्र बचेगा। विमीय सूत्र बताओ, विमीय सूत्र क्या बनेगा? सबसे पहले देखो, m तो 0 रहेगा, m है नहीं। उसके बाद क्या आएगा? l। यहाँ मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर को किससे लेते हैं? l से, और स्क्वायर लगा है तो 2, तो ऊपर में जाएगा तो -2। देखो एम्पियर का तो a मिलेगा, m 0 है, l का स्क्वायर है, और t तो 0 है, समय कहाँ लगा है यहाँ? समझ में आया? अब देखो m 0, l स्क्वायर ऊपर में गया तो l माइनस स्क्वायर हो गया, a की पावर +1 और t की पावर। समझ में आया? क्या निकल गया? विमीय सूत्र।
मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया। राशि बताओ, सदिश राशि है कि अदिश? बताओ, करंट को बहने के लिए दिशा की जरूरत रहती है कि नहीं? दिशा की जरूरत होगी। तो दिशा क्या बनेगी? धनावेश के गति की दिशा, गति की दिशा। जिधर धनावेश गति करे उधर ही धारा भी गति करे। समझे? तो ये क्या है? राशि क्या होगी? सदिश। सदिश है तो इसकी दिशा क्या बनी? धनावेश के गति की दिशा। जिधर धनावेश गति कर रहा है उधर ही धारा भी गति करेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? धारा घनत्व तो ये था। अगला लिखोगे इसको? एक व्यंजक और पढ़ा देता हूँ फिर लिखना बना। अरे ये तो छोटा सा है। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा या किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। और ये पूरा तो ऑलरेडी छपा हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं करना। अब आ जाता है वैद्युत धारा और धारा घनत्व का संबंध। वैद्युत धारा और धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग लिखो इसको। गलत टॉपिक कर दिया यार मैं। धारा घनत्व और अनुगमन वेग को वीडी लिख देता हूं, समझ जाओगे। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। चलो देखते हैं, यहां से ध्यान समझना। धारा घनत्व और अनुगमन वेग बताओ। अच्छा, अनुगमन वेग के लिए हमने निकाल रखा है क्या फॉर्मूला? I बराबर NEAV निकाल रखे। I बराबर NEAVD। देखो I का I इधर इंटू में A है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्या बचा? NE। अब बताओ जरा I अपॉन A का मतलब क्या है? देखो ना, I अपॉन A का मतलब धारा घनत्व J वेक्टर। तो J वेक्टर क्या निकल गया? NE। ये दोनों में संबंध आ गया। सरल है। बस बस इतना ही, इतना उतना नहीं, इतना। समझ में आया? अगला हेडिंग करना श्रांति काल। श्रांति काल किसी को बोलते हैं विश्रांति काल। श्रांति काल या विश्रांति काल, समझना आप ध्यान से। देखिए समझो, ये तो जानते हैं ना, जैसे कोई भी चालक है, कोई भी चालक है, उनके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करते हैं या तो वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत धारा के या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करता है? दोनों अपोजिट दिशा में गति करते हैं। धारा इस दिशा में और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो साफ है, इलेक्ट्रॉन गति करना है मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, कहीं ना कहीं टकराएंगे। तो उन्हीं क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं। समझ में आया? काल का मतलब समय। तो इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को औसत ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या टकराने के लिए? वहां तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों के टकराने वाले औसत समय अंतराल को क्या कहेंगे? श्रांति काल। समझ में आया? और इनके बीच की दूरी को, मतलब टकराने में जितना दूरी लगेगा वही बीच की दूरी क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ। उसको अभी समझेंगे। ये परिभाषा समझ में आया? इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को क्या कहे?
शांतिकाल या विश्रांतिकाल। क्या लिखे? इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत क्या आएगा? समय अंतराल को क्या कहते हैं? शांतिकाल या विश्रांतिकाल। इसको दर्शाते टाउ से। ठीक, किसे दर्शाए? टाउ से। माध्य मुक्त पथ, अगला समझो पहले। माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच की समय अंतराल बोले हैं, तो यहां औसत दूरी आ जाएगा। औसत दूरी इसको दर्शाते हैं गामा लैम्डा, जो भी बोलते हो वो। समझ में आया? औसत सेम लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी। ठीक, इसको ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाएगी? माध्य मुक्त पथ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? लिखो, अगला हेडिंग करो, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? किसको कहते हैं ओम का नियम? किसी चालक की भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन ना करो तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उस विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप, विकृति आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होता। याद रखना इसको, ठीक है? आदि चलो समझते हैं। देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब उसके भौतिक अवस्था को नियत रखना है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था मतलब जैसे उसका ताप हो गया या विकृति हो गया, ताप या विकृति, परिवर्तन ना किया जाए तो जो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर है, उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी उस चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश नहीं, धारा, प्रवाहित होने वाली धारा इसके अनुक्रमानुपाती होगा। आवेश कैसे गिर गया? ठीक, समझ में आया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, भौतिक अवस्था मतलब उसके ताप या विकृति, इन सब पर परिवर्तन ना करें, उसको नियत रखें,
तो जो चालक है उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक में विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा या विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती। जैसे कोई भी एक कंडक्टर है, चालक चालक की भौतिक अवस्था को बदल नहीं रहे हो, नियत है। ताप और विकृति जितना भी इसमें भौतिक अवस्था में आता है, तो इस चालक के ये दोनों सिरे हैं, सिरे के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। V प्रोपोर्शनल I। देखो V होगा, जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा क्या आ जाएगा, एक नियतांक R और I। कैपेसिटर है C आएगा, वो कैपेसिटर में आएगा। अरे Q प्रोपोर्शनल V रहता है तब कैपेसिटर, C नियतांक लगाते हो, बाकी सब जगह क्या आता है, R मतलब प्रतिरोध है। देखो R बराबर क्या निकलेगा, V बटे I। जहां इसको सबको जानते हो, मैं बताऊंगा नहीं। R क्या है, प्रतिरोध, R क्या है प्रतिरोध, V क्या है विभवांतर, I क्या है धारा। समझ में आया। अब इस ओम के नियम की शर्तें, ओम के नियम, ओम के नियम की सीमाएं या शर्तें, नियम की सीमाएं या शर्तें, सीमाएं या शर्तें, सीमाएं या शर्तें, ये पेपर में आता है, आ भी चुका है। ओम के नियम की सीमाएं या शर्तें। देखो सीमाएं, शर्त क्या क्या होना चाहिए। पहला, चालक का ताप क्या रहना चाहिए, नियत होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लिख लोगे, पहला चालक का ताप, हेडिंग करना चालक का ताप, उसके बाद लिखना चालक का ताप क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। यदि ताप नियत नहीं है मतलब ओम के नियम का पालन नहीं होगा। समझ में आया। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चालक का ताप क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। यदि जो ताप है नियत नहीं है, ताप नियत नहीं है, तो प्रतिरोध क्या होगा, परिवर्तित, प्रतिरोध परिवर्तित हो सकता है। समझ में आया। अगर ताप नियत नहीं है मतलब जो प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, परिवर्तित हो सकता है। दूसरा, विकृति, इसके जो विकृति है वो भी क्या होना चाहिए, चालक में विकृति नियत हो, मतलब विकृति नहीं होना चाहिए ना, परिवर्तित हो सकती है। कहां कहां मैं क्यों समझाता हूं, इधर देखो ध्यान से लिख लेना, बता रहा हूं। सबसे पहले चालक का ताप नियत होना चाहिए। यदि टेम्परेचर नियत नहीं है, टेम्परेचर यानी कि ताप नियत नहीं है, तो जो उसका प्रतिरोध है वो लगातार बदल सकता है, इसीलिए ताप को नियत रखना ही पड़ेगा। इसको विशेष ध्यान रखना, ताप नियत होना चाहिए। अगर ताप नियत नहीं है तो उसका प्रतिरोध लगातार बदल सकता है। दूसरा, इसमें विकृति नहीं होना चाहिए, विकृति नहीं होना चाहिए मतलब विकृति नियत होना चाहिए। देखो अगर लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, विकृति मतलब वही है ना, विकृति ना हो। दूसरा, हाँ वही, विकृति ना हो मतलब जो चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए, इसमें अगर परिवर्तन कर दो, डेल का मतलब परिवर्तन दर्शा रहा हूं, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसमें हम क्या कर दें परिवर्तन, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दोनों ही कंडीशन में, इसलिए यहां पर लिख दिया है भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था नियत का नियत, भौतिक अवस्था कौन कौन सा, ताप और विकृति, दोनों नियत रहना चाहिए। ताप का तो एकदम क्लियर है, टेम्परेचर नियत रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर नियत नहीं है तो प्रतिरोध लगातार बदल सकता है। उसके बाद विकृति भी नियत होना चाहिए, विकृति उसमें उत्पन्न नहीं होना चाहिए, विकृति नियत हो। कैसे होगा, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसमें अगर हम लोग मान लो परिवर्तन कर दिए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर इसको नियत रखें तो प्रतिरोध भी नियत होगा। समझ में आ गया, ठीक। चलिए
ये खत्म हो गया, ओम का नियम फिनिश। अब देखो ओम के नियम के आगे का पढ़ना है। ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध भी आएगा, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी प्रतिरोध के बारे में जानते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, वैद्युत चालकत्व, वैद्युत चालकत्व, इन सब के बारे में। तो मैं सब टॉपिक को एक खंड बनाकर बता रहा हूं, आप लोग अलग अलग एक एक टॉपिक लिखना, ठीक। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद आ जाएगा आपका वैद्युत चालकत्व, वैद्युत चालकत्व, वैद्युत चालकत्व, वैद्युत चालकत्व के बाद आएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध के बाद आपका बचेगा अंतिम टॉपिक, सबसे लास्ट, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। देखो प्रतिरोध को दर्शाएंगे किससे, सभी को पता है, आर से। प्रतिरोध किससे दर्शाएंगे, आर से। वैद्युत चालकत्व को हम दर्शा देंगे जी से, विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शा देंगे रो से, और वैद्युत चालकत्व को दर्शा देंगे सिग्मा से, ठीक है। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध को एक चीज और बोलते हैं, लिख लेना, प्रतिरोधकता, 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 ठीक। प्रतिरोधकता भी होगा। सब टॉपिक को समझो। सबसे पहले प्रतिरोध है, कोई भी चालक है, चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, और उस चालक के धारा के मार्ग में अगर हमने कोई रुकावट डाल दी, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। किसी चालक के धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। किसी चालक की धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। किसी चालक के धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ये चालक हुआ, इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और हमने ये कुछ लगा दिया इसमें, ये धारा को रोकने का काम करता है, यही कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। किसी चालक के धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। फॉर्मूला सबको पता है, पढ़ रखे हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन आई। फॉर्मूला है तो मात्रक भी आएगा भाई, मात्रक। क्या लिखेंगे इसका, मात्रक। मात्रक दो तरीके से बना सकते हो मात्रक को, यहां समझो। वी है विभव, विभव का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट। आई मतलब धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसका बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक। या इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हो तो एक चीज लिख दो, ओम। क्या होता है, ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर या तो ओम। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब विमीय सूत्र आएगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। विमीय सूत्र डायरेक्ट याद करो, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब ए की पावर -2, ये होता है प्रतिरोध का विमीय सूत्र। आया कहां से, उसको समझते हैं। यहां से देखिए, वी है वोल्ट, वोल्ट का विमीय सूत्र हमने पढ़ाया पिछले क्लास में, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। नीचे में आई धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और विमीय सूत्र ए। अगर ए ऊपर में जाएगा तो ए इनवर्स बनेगा, ए इनवर्स और ए इनवर्स मिलकर ए की पावर -2 बना देगा, तो ये निकल जाएगा। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो वैसे देखो, आर इज इक्वल टू होता है अपना वी अपॉन आई। वी है, वी मतलब विभव, इसका बनता है W बाय क्यू, और नीचे में आई, आई का AT, अभी मत लिखो आई, तो क्यू नीचे में आएगा तो W बटे क्या हो जाएगा, क्यू आई। इसका विमीय सूत्र पता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, और इसका उसके बाद नीचे में पुट कर सकते, ये पता है, सॉरी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। चलिए आगे बढ़े।
ये तो हुआ विमित सूत्र। क्यू का रख सकते हो, क्यू का एटी हो जाएगा और आपका आई का ए हो जाएगा। देखो सेम निकालेगा, लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन पे इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद ही करो। एक नंबर में कहा इतना टाइम निकालते रहोगे, बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना है। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, ये हो गया विमित सूत्र। अब जानते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या इसको बोल सकते हैं निर्भरता। समझो इसको, ये क्या बोला है। ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित करेगा, ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित करेगा, या प्रतिरोध की निर्भरता समझाइए। पेपर में आता है क्वेश्चन, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए या प्रतिरोध की निर्भरता समझाइए। ठीक, 3 नंबर का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहला आर प्रोपोर्शनल बी बनेगा, आर प्रोपोर्शनल 1/i बनेगा। ये कैसे बना हम समझाते हैं। देखो जो ऊपर में है उसको लिखो अनुक्रमानुपाती, नीचे में उसको लिखो व्युत्क्रमानुपाती। कैसे हुआ यहां समझते हैं। जैसे मेरे पास r इज इक्वल टू एक्स वाई बटे ए है, एक्स वाई बटे ए, तो ऊपर वाला अनुक्रमानुपाती नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती कैसे बनेगा। ऊपर में मेरे पास x और y है और नीचे में है, मैं इन दोनों को अगर नियतांक मान दूं तो क्या बनेगा, r बराबर, इसकी जगह मैंने नियतांक मान दिया k y। अब नियतांक हटेगा तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल का साइन, और बच क्या गया y, तो r प्रोपोर्शनल y आया। अब इसको नियतांक मान दो एक्स वाई को, तो r एक्स वाई को नियतांक माने तो क्या बन गया k, नियतांक k, और नीचे में a, नियतांक हटेगा तो प्रोपोर्शनल का साइन, ऊपर में एक और नीचे में, देखो तो नीचे में है वो व्युत्क्रमानुपाती बना, ऊपर वाला अनुक्रमानुपाती। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ही यहाँ आया, r प्रोपोर्शनल भी ऊपर में है, i नीचे में, तो r प्रोपोर्शनल भी r इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/i। समझ में आ गया, ठीक है सर, आया भाई आया आया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी पर और होता है, इसी पर और मिलेगा, r प्रोपोर्शनल आपको मिलेगा l, r प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको 1/a, r प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको 1/n। ये कहां से मिला वो इसमें समझेंगे। फिलहाल एक फॉर्मूला याद रखो, उससे सब कुछ निकल जाता है। ओम के नियम में हमने निकाला था, क्या चीज याद है, r इज इक्वल टू ml/ne² टाउ a। ये मैंने ओम के नियम में पढ़ा रखा है। r इन चीजों पर निर्भर करेगा। ठीक, r इन चीजों पर निर्भर करेगा। कौन कौन सी चीजों पर निर्भर करेगा भाई, देखो ध्यान से। ऊपर में है तो अनुक्रमानुपाती, तो r प्रोपोर्शनल l बनाएगा। इन सबको नियतांक मान दो, इन सबको नियतांक मान दो, तो r प्रोपोर्शनल l मिल गया। अब इन सबको नियतांक मान दो, तो r प्रोपोर्शनल 1/e मिल गया। इस पूरे को नियतांक मान दो, तो r प्रोपोर्शनल 1/n ये भी मिल गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आया सर, यहां तक क्लियर। इन सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, 3 कारक आएगा लिखने के लिए, जो सरल लगे जो याद रहे उसको लिख लो। r प्रोपोर्शनल v, r प्रोपोर्शनल 1/i, और r प्रोपोर्शनल l, r प्रोपोर्शनल 1/e, r प्रोपोर्शनल 1/i। देखो यहाँ पर r प्रोपोर्शनल 1/i है, अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। कैसे, इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। अगर इसमें मैंने प्रतिरोध लगा दिया तो धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रोकेगा, थोड़ा थोड़ा प्रवाहित होगा। तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। हमने चालक में प्रवाहित हो रही थी धारा, लगा दिया प्रतिरोध, तो धारा का मान थोड़ा सा कम हो गया। अगर इसी पर और प्रतिरोध लगा दें तो धारा का मान और कम हो जाएगा, और प्रतिरोध लगा दो तो धारा का मान और कम हो जाएगा। समझ में आया। तो जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाते जाओगे धारा का मान क्या होगा, घटते जाएगा। पता चला, अगर हमने प्रतिरोध बढ़ाया तो धारा का मान क्या होगा, घटते चले जाएगा। क्लियर। वैसे अपोजिट, प्रतिरोध अगर घटाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आया सर, एकदम अच्छी बात, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए, ये तो था प्रतिरोध, किस चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, ये आया। मात्रक विमित सूत्र लिखे,
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या निर्भरता हमने बता दिया। ये सूत्र याद रखना, ml डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टाउ ए, इसकी मदद से ये पूरा चीज निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक। एन मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध को समझते हैं। वैद्युत चालकत्व को समझो। वैद्युत चालकत्व क्या है, इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। वैद्युत चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसको दर्शाएंगे किससे, जी से। तो क्या बनेगा, देखो जी बराबर 1/r हुआ ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो पलट दो, r बराबर क्या था, v बटे आई, अब उल्टा है, व्युत्क्रम मतलब i बटे v हो जाएगा। इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक देखो यहां पर प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, तो ओम ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम। विमीय सूत्र की भी बात कर लेते हैं। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी पलट जाएगा, क्या होगा, यहाँ m की पावर +1 है वो -1, l की पावर +2 का -2, t की पावर -3 का +3, a की पावर -2 का +2। समझ में आया, ये सब चीज हो जाएगा, बस पलटना है, अपोजिट करना है। यहां भी हो जाएगा उल्टा, r प्रोपोर्शनल 1/v कर दोगे, r प्रोपोर्शनल i कर दोगे, r प्रोपोर्शनल 1/l करना, r प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल n हो जाएगा। समझ में आया, प्रतिरोध का सीधा उल्टा कर दो जितना भी है उसको। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध पर। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है इसको समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखें। परिभाषा कैसे बनेगा, मैं परिभाषा नीचे में बताऊंगा सॉल्व करके, पहले समझते हैं। परिभाषा के लिए यहां जगह छोड़ देते हैं, या तो मैं लास्ट में बता नहीं तो बताते हैं। R प्रोपोर्शनल L होता है, इसको याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। R प्रोपोर्शनल 1/A होता है, इसको याद रखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। परिभाषा वहां लिख लेना ना, मैं लास्ट में बता दूंगा। तो R प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा आपका, L/A, L/, R इज इक्वल टू नियतांक हटेगा तो, सॉरी प्रोपोर्शनल हटेगा तो नियतांक आएगा रो, L/A, जो यहां बताया ना वहां से आया, R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/E, इसकी मदद से हमने निकाल लिया। ठीक, तो बनेगा क्या चीज, हमें रो का मान चाहिए, इसका मान चाहिए रो का। देखो ध्यान से, R इधर इंटू में है, सॉरी R ए इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू, R ए बराबर क्या बना, रो इंटू एल, R ए बराबर क्या बना, रो इंटू एल। हमें रो का मान चाहिए, तो रो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, RA/, समझ में आया कि नहीं आया, आया सर, आ गया भाई आ गया। अच्छा, इसकी परिभाषा पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद जो कुछ भी है उसको लिख लेंगे। पहले मैं परिभाषा बता देता हूं। देखो यदि यदि मैं ए क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं और लंबाई को भी 1 मीटर कर दूं, तो बन क्या जाएगा आपका, रो का मान कितना आ जाएगा, R के बराबर। इसको 1 कर दोगे, 1 कर दोगे, 1 एकम 1, तो रो बराबर क्या बना, R, रो बराबर क्या बना, R। समझ में आया, तो यहाँ थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या बनेगा भाई बता सकते हो, नीचे में दिख रहा है आपको, ठीक, मैं इसका थ्योरी यहां लिख रहा हूं ना, ये प्रतिरोधकता की थ्योरी है। क्या लिखेंगे, किसी, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई, एकांक लंबाई, देखो कोई पदार्थ है उसमें हमने लंबाई कितना रखा, 1, क्षेत्रफल कितना रखा, 1, एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल, एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल, एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल, एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को, के
प्रतिरोध को रो कहते हैं। रो कहते हैं मतलब प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता को उस पदार्थ की लिखे है ना, इस तरह से, को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आया? हमने ए का मान क्या रख दिया? 1 मीटर स्क्वायर। लंबाई को क्या रख दिया? 1 मीटर। तो 1 और 1 रखोगे तो रो बराबर क्या मिलेगा अपने को? आर। तो सूत्र परिभाषा क्या बन जाएगा? किसी पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आया? एकांक लंबाई एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। लंबाई और क्षेत्रफल दोनों एकांक रहेगा और उस एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल के एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहेंगे। क्लियर हुआ? ये था हमारा परिभाषा। मेरे ख्याल से परिभाषा पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके मात्रक, विमीय सूत्र, जो कुछ भी अपन निकालते हैं ना, उन सब चीजों पर। मात्रक यहां से पता करना है। मेरे ख्याल से थ्योरी सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके मात्रक पर आते हैं। देखो, मात्रक निकालने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। मात्रक कैसे निकलेगा ये जानते हैं अपन। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल निकाल रखे होगा। आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये मतलब क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर, लंबाई एल का मीटर होगा। मीटर से कटा, पता चल गया ओम मीटर। क्या आ गया? ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता नहीं आएगा, और अगर आया भी तो देखो ना, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता क्या बता सकते हो? रो प्रोपोर्शनल दिख रहा है आर, रो प्रोपोर्शनल ए, रो प्रोपोर्शनल 1/L, ये तीनों चीज निर्भरता खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आया ये। अच्छा, 1 मिनट भाई, विमीय सूत्र तो इसका बच गया बालकों, बच गया, अभी भूल रहे थे। विमीय सूत्र देखो, विमीय सूत्र कैसे निकलेगा? विमीय सूत्र पता करना है, कैसे पता कर सकते हो बताओ? प्रतिरोध है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या निकाल रखे हो? ml स्क्वायर t माइनस क्यूब a⁻² होता है। और मीटर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका? L। क्या हो जाएगा आपका मीटर का विमीय सूत्र? L। समझ में आया कि नहीं आया? तो फाइनली क्या बनेगा? ml स्क्वायर और 1 क्यूब -3 a⁻² आया। चाहो तो यहां भी रख सकते हो, यहां रखोगे तो r का रखोगे, a का रखोगे, l का रखोगे। r का विमीय सूत्र ये निकाल रखे हो, a का विमीय सूत्र रख दोगे क्या चीज? मीटर स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, और नीचे में l मतलब एक बार l आ जाएगा, तो l स्क्वायर से l कटेगा ही। ठीक, समझ में आया? यहां रखोगे तब भी निकलेगा। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से किसी को विशिष्ट प्रतिरोध में तनिक भी डाउट नहीं होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक दोनों कई बार पेपर में पूछा गया है और सामने पूछा जाएगा भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करोगे। क्लियर? आर बराबर रो बराबर r/L हुआ, तो ओम मीटर स्क्वायर और नीचे में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एल मतलब मीटर स्क्वायर से मीटर कटा, एक बार मीटर बचा तो आया। यहां से ये पता कर सकते हो, जो ऊपर है वो अनुक्रमानुपाती और नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती। मात्रक, परिभाषा, विमीय सूत्र समझ में आ गया? ठीक यार। और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो का वो वाला पार्ट थोड़ा सा कट हो चुका है जो मैं समझा रहा था। वो कैमरा ज्यादा हिट हो गया था तो वीडियो बंद हो गया था, उस बीच का शूट नहीं हो पाया, उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। कुछ नहीं बताया था मैंने, यहाँ तक तो मैं बता दिया था किस किस पर निर्भर करता है। रो प्रोपोर्शनल आर था, मतलब रो प्रोपोर्शनल आर, रो प्रोपोर्शनल ए, रो प्रोपोर्शनल 1/L, ये चीज था। यहाँ विमीय सूत्र और विमीय सूत्र था ना। ठीक,
देखो विमी सूत्र मैंने क्या निकाला था पता है, M1L3T-3 A-2। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यहाँ ये टॉपिक, ये जो मैं पढ़ाया था वो कट चुका है वीडियो से, तो थोड़ा यहाँ आप लोग समझने की कोशिश करना। वैद्युत चालकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, परिभाषा इतना ही लिखोगे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। सिग्मा बराबर, पलट दो सबको, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम मतलब सिग्मा 1/ρ। देखो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम बना कि नहीं बना, समझ में आया ना। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, व्युत्क्रम हुआ तो रो बराबर हमने क्या निकाला था, RA/L, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सॉरी, RA/L का L/RA। मात्रक क्या हो जाएगा, देखो इसका मात्रक क्या है, ओम मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विमी सूत्र +1 का -1 बना, +3 का -3 होगा, t की पावर -3 का +3 होगा, a की पावर -2 का +2 होगा। बस यहां ये भी पलट जाएगा, रो प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा, सॉरी रो बोलता हूं, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/e, सिग्मा प्रोपोर्शनल L, ये तीनों चीज मिल जाएगा। आया। अब देखो यहां R बराबर दे रखा है, R का मान, और यहां R का मान ये भी दे रखा है, तो इसकी मदद से निर्भरता और पता चल सकती है, उसको अभी निकालते हैं, ठीक। देखिए यहां से और निर्भरता कैसे निकल सकता है, या कारक रो का रो, ये टॉपिक अलग है ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वो वाला है। रो का रो, R का मान क्या रखोगे, ml डिवाइडेड बाय NE² टाउ A, इनटू में A और डिवाइडेड बाय होगा। देखो जब इसको मैं ऊपर नीचे करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, ml NE² टाउ A, इनटू में ये क्या हो जाएगा आपका A/L, इस तरह से होगा। चल समझ में आया, ये A ऊपर में है ना, इनटू है तो L/1 का 1/L होगा, 1/L, A से A खत्म, L से L खत्म, फाइनली क्या बचा अपने पास, M डिवाइडेड बाय NE² टाउ। समझ में आया क्या निकला, M डिवाइडेड बाय NE² टाउ A, M डिवाइडेड बाय NE² टाउ A। ये क्लियर, कहां से आया सब समझ में आ गया। अब देखो क्या निकला है, रो बराबर, सुनो, रो बराबर M/N² टाउ आया, इससे निर्भरता और क्या निकल सकता है, रो प्रोपोर्शनल M हो जाएगा, रो प्रोपोर्शनल 1/n हो जाएगा, रो प्रोपोर्शनल 1/टाउ हो जाएगा, ठीक। इतना काफी है, इतना ज्यादा लिखने का तो आएगा नहीं, सिर्फ 3 ही आता है, 3 ही आएगा, ठीक। और 3 मैं बता दिया, क्या क्या याद करोगे। देखो एक रो प्रोपोर्शनल A, दूसरा रो प्रोपोर्शनल 1/L, तीसरा वो यहां से आया, रो प्रोपोर्शनल क्या बोल सकते हो, 1/n, चौथा रो प्रोपोर्शनल 1/टाउ। अगर इतना आता है तो बोल सकते हो ना, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, और टाउ मतलब विश्रांति काल, विश्रांति काल, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से यहां तक अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो ये सारे टॉपिक थे, तो इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से तैयार करना, यहां पर विशेष ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध को यहां तक आएगा, उसके बाद ये पूरा याद करोगे। अब देखो यहां पर हमने रो प्रोपोर्शनल A लिखा है, लेकिन A से A कट चुका है, तो ये आएगा ना, तो इसलिए इसको मत करना, इन तीनों बस को याद कर लेना, समझ में आया, क्योंकि A से A कट चुका है, तो M/N² टाउ बस बचा है ना, तो इन तीनों चीजों को याद करना, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और शांति काल के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। मेरे ख्याल से सबको ये टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसका पूरे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना,
नोट्स बना लेना। ओके, और वीडियो थोड़ा सा उस बीच में से कटा था, उसको आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। समझ में आया? ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ओमी और अनोमी प्रतिरोध, इसको अच्छे से जानेंगे। समझ में? इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।